नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, एग्जिट पोल भी आने लग गए हैं और ये मतदान का क्या मतलब है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको हम कैसे समझें? इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यशवंत, एक तो आपकी तरफ से आंकड़ों का इंतजार था, लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि सी वोटर का आंकड़ा कब आएगा, लेकिन आंकड़ा आ ही नहीं रहा। अब तो आप शायद 14 तारीख को जारी करेंगे। नहीं, हमने मिलिंद आपको पहले ही बोला था कि हम पोस्ट पोल पिछले वर्ष ही हमने पॉलिसी डिसीजन ले लिया था। हम ट्रैकर करेंगे और पोस्ट पोल एनालिसिस करेंगे जब एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। तो आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन हम प्रिडिक्टिव उसमें जाने की हमारी अभी कोई मंशा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। हम थोड़ा सीरियस एकेडमिक तरीके के काम में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम आने वाले समय में ज्यादा बेहतर तरीके से लोग इलेक्शन का मैंडेट, जनादेश को ज्यादा बेहतर समझ पाए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम एक तरह से एक इस कवायद की कयास लगाने की कवायद में हम अपने आप को अब नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी दो 24-48 घंटे के अंदर सब नतीजे आ ही जाने हैं, तो उतने के लिए क्या उठापटक करना। जो बात है कि 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्यों आ रहे हैं, वैसे ये समझना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो उसके लिए हम पोस्ट पोल के आंकड़े सारे जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक्चुअल नतीजों से हम मिरर करेंगे, उन एक्चुअल नतीजों से उनको वे अप करेंगे, और अब फिर हम 14 को आपको पूरा बताएंगे मुद्दों के आधार पर, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के आधार पर, महिला पुरुष, युवा, जी। वृद्ध, या जितने भी कास्ट है, सारी डिटेल हम आपको समझा देंगे 2 बजे के बाद उस दिन की एक्चुअली जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 67% मतदान हुआ है, महिलाओं का मतदान 72% हुआ है, पुरुषों का मतदान 63% हुआ है, 9% का गैप है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाले हैं। एब्सोल्यूट नंबर 4 लाख वोट ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो पिछली बार भी आपसे इस बारे में बात हुई थी। तो इस पर आपका क्या आकलन है? क्योंकि तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भई इससे एनडीए जीत जाएगा, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, आपको युवाओं का वोट का पता नहीं है, उन्होंने बहुत भर-भर के वोट डाला है। तो इसको कैसे हम समझें? पहली बात तो मेरी, जब पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट फेज के टर्नआउट के ऊपर, उस समय बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब ये आंकड़े आए नहीं है चुनाव आयोग से, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 8% टर्नआउट ज्यादा हुआ। हमारे अपने आधार है, हमारे सिंगर्स का नेटवर्क है, हम लोग अपना जो पोस्ट पोल और बाकी आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उसमें टर्नआउट के फिगर भी हमारा इकट्ठा करने का काम साइड बाय साइड चलता है। और हमने 8% अंतर पहले फेज में बताया था, और एग्जैक्ट 8% का अंतर आया। दूसरे फेज में चुनाव आयोग ने स्वयं ही बता दिया 10% का अंतर है महिला और पुरुष टर्नआउट में। और जैसा कि अभी आपने बताया, पहले फेज में तो फिर भी 12,000 पुरुष ज्यादा निकले थे, दूसरे फेज में तो करीबन 4.5 लाख महिलाएं ही ज्यादा निकल आई। तो कुल मिलाकर के जो आपने बोला कि 4 लाख से ज्यादा महिलाओं ने, पहली बार बिहार के इतिहास में ये हुआ कि एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। और ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षण है। नतीजे क्या आएंगे वो तो एक अलग आकलन का विषय है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में, जहां पे आजादी के बाद हमने ऑलमोस्ट 50 साल, आधी सदी तक, एक तो इलेक्टोरेट रोल के अंदर ही 10% का गैप देखा। मतलब 55 और 45 का लंबे समय तक हमने अनुपात 10% का गैप देखा। फिर टर्नआउट का गैप पुरुषों का 10% महिलाओं से ज्यादा होता था। यानी आप सोचिए कि महिलाओं की एक्चुअल टर्म्स में भागीदारी अगर आप पूरी जनसंख्या से नापे, तो वो 1/3 2/3 के आसपास का गैप हो जाता था। अब पहले तो पिछले 15 सालों में धीमे धीमे करते हुए जेंडर रेशियो का जो है वो भी बेहतर हुआ, हालांकि अभी भी 53-47 है पुरुषों के पक्ष में। लेकिन महिलाओं ने अपनी भागीदारी से इस बार उस जेंडर गैप को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, इतना बुरी तरह हिला दिया कि महिलाओं की संख्या कुल मतदाताओं, कुल जो वोटर पड़े हैं उसमें ज्यादा ही हो गई, कम नहीं हुई। तो इस ऐतिहासिक क्षण के लिए और इस ऐतिहासिक टर्नआउट के लिए पहले तो बिहार की जनता को बधाई कि लोकतंत्र के ऊपर उनकी आस्था, चुनाव प्रक्रिया पे उनकी आस्था और चुनावी संस्थाओं पे उनकी आस्था, तीनों ही इससे प्रकट हुई। चुनाव आयोग को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद जिस तरीके से बिहार का चुनाव उन्होंने इतने शांतिपूर्वक संपन्न कराया, और आंकड़े इस बार सारे सामने रखे, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। जो टर्नआउट, जो भी ओवरऑल बताया गया, उस टर्नआउट से कोई संख्या में कोई भी बढ़ोतरी रिपोर्ट नहीं हुई कल।
पहले फेज और जी। दूसरे फेज में। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपना पूरा सिस्टम चेंज किया, पोलिंग बूथ से सेंट्रलाइज करके कि टर्नआउट प्रॉपर सही रियल टाइम में उनको मिले, वो उन्होंने सामने रखा। और वो बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंट तरीका हो गया अब टर्नआउट ऐप के थ्रू। तो मुझे लगता है बहुत सारे चुनाव आयोग चुनाव सुधार ला रहा है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और महिलाओं की भागीदारी से मुझे लगता है चुनाव आयोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ होगा। अदरवाइज अगर गलत ढंग से चुनाव हो रहे होते तो इतने रिकॉर्ड तोड़ मतदान नहीं हुआ होगा। तो यशवंत, ये तो आपने ठीक कहा कि महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक है, पहली बार इतनी मतदान हुआ है, महिलाओं का ज़्यादा हुआ है पुरुषों की तुलना में। लेकिन जो दर्शकों की रुचि है आपसे ये समझने के लिए कि अब चुनाव में क्या होगा। मुझे पता है कि आपने कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन आपका निजी आकलन क्या है कि अब इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, जब सब कुछ हो चुका है। आप तो लगातार हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब ये डेटा देखकर जो भी आपने ग्राउंड पे देखा है, उसके आधार पर आपका क्या आकलन है कि किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, पोस्ट पोल वाला जो सर्वे चल रहा है उसके आंकड़े तो मैं अभी रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड फेज का भी काम चल ही रहा है, आज और कल 2 दिन चलेगा। जी। लेकिन जो ट्रैकर में हम लोग ने महसूस किया था, वो पिछले 3 महीने से जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लगातार, कि महिलाओं का अगर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा होता है तो एडवांटेज नीतीश होने की उम्मीद है। ये हम 3 महीने से लगातार आपसे बात जी। कर रहे हैं। और पुरुषों का अगर होता है तो उसमें एडवांटेज तेजस्वी होने की उम्मीद है। और ये आंकड़ों से हर तरीके से जो भी ठोक बजा करके हमने 3 महीने में ट्रैकर में लगातार इस बात को हम कह रहे थे। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को जो 3 महीने पहले लोग एक आउट ऑफ इक्वेशन मान रहे थे, लोग तो यहां तक बात कर रहे थे कि 30 सीट नहीं आ पाएगी, 35 सीट आ जाएगी, और एक तरह से महाराष्ट्र वाला इक्वेशन बिहार पे लागू किया जाएगा कि एक नाथ शिंदे के साथ में जो हुआ वो नहीं हो पाएगा। तमाम कयास उनकी तबीयत को लेकर के कि वो तो कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, भूलने लगे हैं, तमाम चीजें बोली गई। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की तबीयत कैसी थी, भाजपा उनके साथ में क्या चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, इंटरनल इक्वेशन उनका क्या था, उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, इन सब के बियॉन्ड शायद नीतीश कुमार एक 20-25 साल की राजनीति की कमाई जो है, उनकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है, उसको बुलाने में शायद कामयाब हो जाए, इस बात को लेकर के कि उनकी लॉन्ग टर्म जो रेस्पेक्ट उन्होंने गेन किया, वो कम से कम महिलाओं के टर्नआउट से तो जग जाहिर हो गया है कि महिलाओं ने बाहर निकल के उस ट्रस्टवर्दीनेस को, उस विश्वसनीयता के ऊपर अपना ठप्पा ही लगाया है। नहीं तो यशवंत, जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं का ज़्यादा वोट का फ़ायदा एनडीए को मिल सकता है या नीतीश कुमार को मिल सकता है, जो दूसरा वाय था एमवाय का युवा, इसको लेकर बड़ी चर्चा रही कि भाई युवा वोट किसके तरफ जाएगा। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर 100 वोटर है तो 23-24 वोटर जो है वो 18 से 29 आयु वर्ग के आते हैं। तो आपने तो पोल नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर को जो वोट शेयर मिल रहा है वो सिंगल डिजिट में ही दिख रहा है यशवंत। अभी तक जितने भी पोल आए हैं कि 5 से 8% के बीच में ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि युवा बिल्कुल एक तरफ प्रशांत किशोर के पास चले गए या वो तेजस्वी के पास चले गए या वो इतना वोट डाल रहे हैं कि वो इस चुनाव का परिणाम महागठबंधन के पक्ष में कर दें। देखिए, अब चूंकि हमारे पास में टर्नआउट के फिगर कोई उम्र के लिहाज से तो आते नहीं, केवल पुरुष और महिला के जरूर आ गए, लेकिन अगेन हमारे अपने एस्टिमेट्स में जो टर्नआउट के एस्टिमेट्स हैं उसमें निस्संदेह उनका टर्नआउट अच्छा खासा रहा है। और उसमें जैसा कि हमारे ट्रैकर जो थे उसमें भी लगातार हम बता रहे थे कि चेंज का इमोशन है, चेंज का सेंटिमेंट है पुरुष जो युवा है उनमें खास तौर पर। और उसमें एक बड़ा हिस्सा बदलाव का जो माइग्रेंट वाला युवा है वो प्रशांत किशोर की ओर आकर्षित था, और एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के वादे के ऊपर तेजस्वी यादव की ओर आकर्षित था। मुझे लगता है कि इन दोनों नेताओं को उस हिस्से का अपना अपना लाभ होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग लगातार डिस्कस करते रहे, हमने प्रशांत किशोर की लोकप्रियता की जर्नी 3% से 20%, 21% तक भी ट्रैक की, लेकिन हर बार हमने ये लगाया क्वेश्चन मार्क कि हम एक्चुअली में नहीं जानते कि इसमें वोट कितना कन्वर्ट होगा। अब कल कई सारे सहयोगी ने बताया कि जो आंकड़े आए उसमें सिंगल डिजिट में ही उनके वोट शेयर को बताया जा रहा है। सब हो सकता है कि ऐसा हो, ये भी हो सकता है वो डबल डिजिट चले जाए। और अगर उनको नापने में लोगों से गलती होती है तो मैं उनको दोष भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार कोई पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है
तो उसका कोई चुनावी इतिहास नहीं है, सांख्यिकी की दृष्टि से इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं है कुछ भी उनकी। तो कोई बेसलाइन नहीं है जिसके ऊपर आप आंकड़ेबाजी करके और नया आप वोट शेयर कैलकुलेट कर सके। इस नाते प्रशांत किशोर का वोट शेयर, सच्चाई तो यह है कि 14 तारीख को दिन में 2-3 बजे के आसपास ही हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली उनको वोट 2% पड़ रहा है कि 12% पड़ रहा है कि 22% पड़ रहा है कि 32% पड़ रहा है। ये हमको अंदाजा तब तक नहीं लगेगा जब तक एक्चुअली में मशीनें नहीं खुलेंगी और हम लोग को आंकड़े नहीं मिलेंगे। तो प्रशांत किशोर वाली बात को एक तरफ छोड़ दें, लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं का उत्साह खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी रेस में रखेगा। तेजस्वी यादव को सरकारी नौकरी वाले मुद्दे पे अच्छा खासा ट्रैक्शन मिला है, और अगर तेजस्वी यादव तमाम जो अनुमान है इनको दता बताते हुए अगर मानिए आगे निकलते हैं, तो वो कम से कम इस बात में कामयाब तो माने जाएंगे कि उन्होंने रोजगार की समस्या को, भले ही कितनी इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को उन्होंने दिया हो, लेकिन जो रोजगार की समस्या है उसको उन्होंने केंद्र में स्थापित कर दिया भारतीय राजनीति के परिचर्चा में, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसा सब लोग आकलन लगा रहे हैं अगर निकाल लेते हैं, तो महिलाओं का वोट बैंक ये जाति और धर्म के ऊपर जाकर के स्थापित हो जाएगा। क्योंकि अगर बिहार में जाति छोड़ करके अगर महिलाओं का वोट बैंक स्थापित हो गया, तो आप मान के चल सकते हैं कि देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां पर इसकी कॉपी नहीं होगी, या इन जी पॉलिसीज की कॉपी नहीं होगी, या इस सत्य की कॉपी नहीं होगी कि भाई महिलाएं जो है अब पुरुषों से कहीं ज्यादा बड़ा, पूरे हर इक्वेशन से कहीं बड़ा वोट बैंक ऑलरेडी बन चुकी है। नहीं यशवंत, मैं अगर ऐसा होता है तो इसको मैं एक दूसरी तरह का सामाजिक न्याय कहता हूँ कि पहला फेज में जो जातियां थी, जो जिनको दबा कर रखा गया था, उनको न्याय मिलने की शुरुआत हुई 25-30 साल पहले, और महिलाओं को भी न्याय मिलने की, जेंडर वाला जो जस्टिस है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का सामाजिक न्याय होगा। लेकिन पिछली बार यशवंत आपने जो एक आंकड़े की चर्चा की थी उसकी काफ़ी दर्शकों ने भी बात कही। अब चूंकि आपके पास दोनों फेज की टर्नआउट आ चुका है, तो पिछली बार शायद आपने, जो मुझे ठीक से याद है, कि करीब आधी सीटों पर आपने कहा था कि महिलाओं का वोटिंग पुरुषों से ज़्यादा था, जो मैं मुझे मोटा मोटा याद पड़ रहा है। तो अब जबकि दोनों फेज का आ गया है, तो क्या ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास है कि कितनी सीटों पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यशवंत कि अभी तक का जो डेटा देखा गया है कि जहां महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा है, वहां नीतीश कुमार को या एनडीए को एडवांटेज रहा है। मोटे तौर पे 2/3 1/3 का आप कह सकते हैं अंदाजा। लगभग 2/3 सीटों पे फाइनली महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा हुआ है पुरुषों के मुकाबले। करीबन करीबन 150 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ। तो आप एक अंदाजा आप उससे एक ले सकते हैं कि अगर आप राजनीतिक विश्लेषण करना चाहें तो आप उससे भी अंदाजा एक मोटे तौर पे आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा। लेकिन ये गैप जो कम हुआ या जो अंतर है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है हर जगह का, सीट दर सीट काफी वेरिएशन है उसमें। कहीं पर केवल 2% का ही अंतर है, कहीं पर 20-20% का भी अंतर है। तो ये अलग अलग सीट पे भी अलग अलग उसका असर हुआ है, देखना होगा। लेकिन अगर आप एक स्वीपिंग उसकी तरह से समझना चाहें, तो लगभग 2/3 सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा हुआ है। ये बहुत नहीं, ये है यशवंत, क्योंकि 150 सीटों पर अगर महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा हुआ है, और जो पुरानी थियरी को अगर हम अप्लाई करें, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बार वो अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जहां महिलाओं का मतदान ज्यादा हुआ था, पिछली बार का भी आंकड़ा हमने देखा है, वहां एनडीए की जीत हुई है। तो कम से कम 150 सीटों पर एक एडवांटेज लेकर तो बैठा हुआ ही है एनडीए। नीतीश कुमार का एडवांटेज है। देखिए, हाँ मैं बार बार इस जी। बात को कह रहा हूं कि महिलाओं के निकलने से नीतीश कुमार को एडवांटेज है, युवाओं के निकलने से तेजस्वी यादव को एडवांटेज है। उसमें युवाओं का एक हिस्सा मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर के लिए भी काम किया। लेकिन आपको स्मरण होगा कि बाइपोलराइजेशन की प्रोसेस के ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि जो प्रशांत किशोर के लिए ट्रैक्शन है, चुनाव आते आते अगर ये बाइपोलर हो गया कंटेस्ट, तो वो ट्रैक्शन दो ध्रुवों में बढ़ जाएगा, ज्यादा ज्यादा चला जाएगा। मुझे लगता है कि वही हुआ है, और भले ही उनके लिए गुडविल हो, लेकिन वो गुडविल मुझे लगता नहीं कि उस तरीके से शायद वोटों में कन्वर्ट हो जितनी उनको अपेक्षा थी। नहीं तो यशवंत, मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई चुनाव आयोग तो आंकड़ा नहीं देता है कि युवाओं ने कितना मतदान किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा आंकड़ा इकट्ठा हुआ है कि युवाओं का प्रतिशत
किन सीटों पर, जैसे आपने कहा कि 150 सीटों पर महिलाओं का, तो क्या युवाओं के लिए कोई हमारे पास ऐसा आंकड़ा है? युवाओं के लिए मैं आपको एक ब्रॉड, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, लेकिन जो मैंने ट्रेंड अपने पोस्ट पोल टर्नआउट के इसके ऊपर जो इकट्ठा होने के बाद में हमने जो आंकड़े एनालाइज किए, उसमें पुरुषों में जो आप कह सकते हैं कि अ, करीब ये 18 से 30 की जो आयु वर्ग वाला है हिस्सा, वो ज्यादा बड़ी तादाद में निकला है। और महिलाओं में 25 से 35 वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा निकला है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं का जो एक मीडियन पॉइंट है टर्नआउट में, वो 25 से 35 वाली रेंज का ज्यादा है टर्नआउट में। और पुरुषों का जो मीडियन टर्नआउट वाला रेंज है, वो आप मोटे तौर पे मानिए कि एक 18 से 20 वाला, आप वैसा ना भी सोचे तो 20 से 30 की रेंज आप एक मानिए कि वो शायद एक ज्यादा निकली है। ओके। और ये एक इसमें नया वोटर भी पुरुषों में शामिल है बड़ी तादाद में। जंगल राज या नो जंगल राज की उनको स्मृति नहीं है, और सरकारी नौकरी या माइग्रेशन उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो उसके ऊपर वो निकले भी हैं बाहर। महिलाओं के केस में जो बीच वाला हिस्सा ये ज्यादा निकला है, ये सीधा उस बात की ओर इंगित करता है जो मैंने आपसे ये एक चीज डिस्कस की थी कि भावनात्मक लगाव नीतीश कुमार का उस स्कूल जाती हुई बच्ची से है जिसका 10 साल पहले उन्होंने 15 साल पहले साइकिल दी थी, और जी। वो आज युवा है और माँ है। और वैसे तो अगर आप वो वोट बैंक उस तरीके से देखेंगे, तो मीडियन एज जो 30 वाली है, ये वही वाली है, 30 32 33 वाली मीडियन एज जो है, वो है जो जिसको स्कूल में साइकिल मिली थी और आज वो गृहिणी हो चुकी है, या वो युवा अपना काम कर रही है जिसको पैसा मिला है। तो इतना एक क्लैरिटी है मुझे कि महिलाओं के केस में आप बड़ा हिस्सा आप 30 वाली रेंज का मान सकते हैं, और पुरुषों के केस में बड़ा हिस्सा आप 25 वाली रेंज का मान सकते हैं, जिसका टर्नआउट ज्यादा हुआ है। तो सबसे आखिर में यशवंत, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको मतलब लोग हर एग्जिट पोल, हर ओपिनियन पोल के आने के बाद ये बात करते हैं कि ये तो गलत हो जाएगा, ये फिक्स है या जो भी है। तो मैं मुझे पता है कि आप सबके तरफ से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोगों की बार-बार ये आशंका रहती है कि एग्जिट पोल में तो जो है आंकड़े भर दिए जाते हैं, गलत होते हैं, जो कि मैं नहीं मानता निजी रूप से। लेकिन क्या एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं जो एग्जिट पोल आए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बार-बार लोग ये, खास करके जो महागठबंधन के समर्थक है, तेजस्वी यादव ने भी कहा, उनको लगता है कि ये गलत साबित हो जाएँगे, ये सब फिक्स मामला है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल संभावना हमेशा रहती है। कारण उसका यह है कि जो हायर टर्नआउट है, हायर टर्नआउट को आप कैलिब्रेट कैसे करेंगे, अनलेस कि आप एक एक सीट के ऊपर इंडिविजुअल कॉल ले रहे हैं, ये लगभग असंभव काम। क्योंकि हायर टर्नआउट केवल महिलाओं का हुआ है ऐसा तो नहीं है ना। हमने आपको पिछली बार बताया था कि पहले चरण में 38 लाख लोग बाहर निकले, उसमें 20 लाख महिलाएं ज्यादा थी और 18 लाख पुरुष ज्यादा थे। तो 38 लाख जो ज्यादा पहले चरण में वोट पड़े, वो केवल महिलाओं के थे, तो ऐसा है नहीं, पुरुषों का भी है, पुरुषों में है। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हायर टर्नआउट में सबसे बड़ी संभावना वो 25 के मीडियन एज वाली है पुरुषों जी। में, और 30 के मीडियन एज वाली है जो महिलाओं में। तो अपने अपने तरीके से सारे कैंपेन मिलियन काम किए हैं, और ये सोचना कि हायर टर्नआउट केवल महिलाओं का हुआ है और महिलाओं में केवल और केवल नीतीश कुमार को ही गया है, 100% कोई चीज ऐसे नहीं हो क्या ही जा सकती। टर्नआउट दोनों साइड बढ़ा है, अच्छा टर्नआउट बढ़ा है। और ये बढ़ा हुआ टर्नआउट जो है, ये पिछले कैलकुलेशन जो कि आप पिछले साल के 5 साल पहले के चुनाव के बेसलाइन के ऊपर आप कोई प्रोजेक्शन करते हैं, वो उस समय के टर्नआउट के हिसाब से आपने वोट शेयर लिया। आज का बेसलाइन अगर उससे इतना ज्यादा चला गया, तो नया वाला किधर जा रहा है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड और गंभीर उसकी आवश्यकता है। और समस्या यह है कि एग्जिट पोल एक रेस अगेंस्ट टाइम है, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही आप हम चूंकि 25 साल 30 साल हम उस पूरे दौर से गुजर चुके हैं, तो हमको मालूम है कि वो कितना कठिन है। असंभव नहीं है, कठिन है। रिसोर्सेज उसमें बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर मीडिया उतनी बड़ी तादाद में उस पर पैसे नहीं लगाएगा, तो हर सीट पर जाना, आंकड़े इकट्ठा करना, रियल टाइम में उन्हें ट्रांसफर करना, ये कठिन काम है। तो कहीं ना कहीं कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे लोगों को, रिसोर्सेज की कमी से भी, और ये डेडलाइंस की हड़बड़ाहट के कारण भी।
पहले फेज का तो फिर भी कर लिया हो, दूसरे फेज का सब कुछ फटाफट फटाफट करके लाना, ये 1 बजे तक के टर्नआउट के ऊपर आकलन ले सकते हैं, पूरे 5 बजे या 6 बजे तक पे नहीं लिए होंगे। ये समस्याएं हैं जिनको मैं जानता हूँ, बीन देयर डन दैट वाले अंदाज में जानता हूँ। इसीलिए हमको लगा कि अगर अगर उस चीज को 100% आत्मविश्वास और रिसोर्सेज के साथ में नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसमें ये स्कोप खुलेगा कि अगर मानिए टर्नआउट बहुत बढ़ गया, और या तो किस तरीके से उसमें नए वोटर और नए टर्नआउट के आंकड़े को आप कैलिब्रेट करेंगे सारी सीटों पर जाए बगैर। ये आ, बहुत ज्यादा कठिन काम है, असंभव नहीं कहूंगा। जी और जी दूसरी चीज, मैंने आपको, मेरे आपसे तो कितने सालों से हम ये बात करते रहे हैं कि वोट और सीट का कोई तुक्का है, मतलब तो कोई तालमेल ही नहीं है। कल जी भी हमने देखा और हमको थोड़ा इस बात का दुख हुआ कि वोट शेयर पे कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने वोट शेयर दिए ही नहीं, केवल सीटों की संख्या तुक्केबाजी की तरह दे दिया। ये उचित नहीं है। तो जी ये तो मतलब हर व्यक्ति अपने डेस्क पे बैठ करके केवल सीटों की संख्या के ऊपर कोई भी तुक्केबाजी करे, ये करना उचित नहीं है। वोट शेयर देना चाहिए था, सैंपल साइज देना चाहिए था, कैसे किया काम ये देना चाहिए था। इससे समझ में आता कि भाई किस चीज में कितनी गलती की संभावना हो सकती है और किसको कितनी ज्यादा विश्वास की। मैं ट्रस्टवर्दीनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैटिस्टिकल रोबस्टनेस की बात कर रहा हूं कि हमको कितना विश्वास हो सकता है कि नहीं, ये काम इतना बड़ा किया गया, ऐसे किया गया, इसका वोट शेयर लगभग इतना है। और अगर वोट शेयर में गैप इतना है या इतना है, ये अगर क्लैरिटी हो, तो सीट शेयर की एक अंदाजा, एक कयास के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। वैसा होता नहीं। तो इसलिए हम लोग ने पिछले वर्ष ही ये बात तय कर ली थी कि अगर ठीक से नहीं किया जा रहा है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, क्लाइंट वैसे नहीं है, तो हमको आधे अधपके काम को करने से बेहतर है कि हम पोस्टपोन करें, अच्छे से करें। क्योंकि हमारे पास में ट्रैकर बहुत बड़ा है मिलिंद। आप सोचिए ना, साल भर में अगर हमने 50,000 लोगों से बात करके रखी है बिहार में, अब हम पोस्ट पोल में उन 50,000 लोगों के पास में वापस जाएंगे, उनसे दोबारा बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई आपने किसको वोट दिया फाइनली, और क्या मुद्दा आपके पास में था जो आपने पिछली बार बात की थी। उस समय आपने ये बोला था, क्या बदला तो क्यों बदला, नहीं बदला तो क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण रह गई आपके दिमाग में। ये ज्यादा गंभीर हमारे लिए है, जो हमें जनादेश की व्याख्या करने में बहुत मदद करेगा। तो मैं जी उम्मीद करता हूं कि मैं 14 को आपको वो सारी चीजें बता पाऊंगा, जो भी जनादेश आया वो क्यों आया उन आंकड़ों के जरिए। क्योंकि इलेक्शन जी कमीशन से तो आपको केवल उस दिन यही मिलेगा कि इतनी सीटें इन्होंने जीती, इतनी सीटें उन्होंने जीती, वोट जी शेयर मिल जाएगा इतना वोट। उसके अलावा उसमें व्याख्या तो नहीं आएगी कि क्यों हुआ ये ऐसा। तो वो जी क्यों के आंकड़े हमको पोस्ट पोल से ही मिलेंगे, वो हम आपके सामने रखे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है, ना उन्होंने कोई साफ साफ आकलन बताया, लेकिन उन्होंने दो संकेत ज़रूर दिए हैं। संकेत पहला ये है कि 150 सीटें ऐसी है जहां महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पड़ा है। हालांकि ये वेरी करता है, कहीं 20% ज़्यादा है, कहीं 2% ज़्यादा है, पर आमतौर पर जहाँ महिलाओं का वोट पड़ा है वो नीतीश कुमार के लिए एक एडवांटेज की स्थिति मानी जाती है। और दूसरी बात, जो पुरुष युवा है उन्होंने भी वोट डाला है ज़्यादा संख्या में, और उनकी उम्र कम है, 25 साल के औसत आयु है, जबकि महिलाओं की आयु 30 साल औसत है। ऐसा माना जा सकता है कि ये महिलाएं वही हैं जिनको नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ मिला है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।